आज हम बात करेंगे अच्छे परीक्षणों की विशेषताओं के बारे में। और जब भी शिक्षक छात्र-छात्राओं को पढ़ाता है और उसके आकलन के लिए उसे अलग-अलग प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उनमें जो अच्छे परीक्षणों की संपूर्ण विशेषताएँ सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। और इनको हम 2 प्रकार से बाँट सकते हैं, व्यावहारिक विशेषताओं में और तकनीकी विशेषताओं में। अगर व्यावहारिक विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रशासन, समय, उद्देश्य, कीमत, फलांग की सरलता, आभासी वैधता आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तकनीकी विशेषताओं में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता को सम्मिलित किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रमाणीकरण, मानक और पद आदि को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। ये सारी विशेषताएँ हमें जितने भी मानकीकृत स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट होते हैं, उन सभी में हमें ये विशेषताएँ मिलती हैं। व्यावहारिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो भी हम परीक्षण बना रहे हैं तो उनके उद्देश्य पूर्व निर्धारित व स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है कि बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मानसिक क्षमताओं का मापन करना होता है। तो ये उद्देश्य हम निर्धारित कर लेते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम परीक्षण का निर्माण करते हैं। दूसरा है प्रशासन। तो प्रशासन की बात करें तो एक अच्छा परीक्षण वह होगा जिसमें प्रशासन में सरलता का गुण पाया जाए और उसे प्रशासित करने में किसी प्रकार की जो समस्या है वो ना आए। तो ऐसा परीक्षण एक अच्छा परीक्षण कहा जाए। और प्रशासन के लिए उसमें जो निर्देश इंस्ट्रक्शन है वो स्पष्ट होने चाहिए और फलांकन विधि स्कोरिंग में जो मेथड है वो भी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तभी हम उस परीक्षण को एक अच्छा परीक्षण कहेंगे। साथ ही समय का भी हम इसमें ध्यान रखते हैं कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए समय पूर्व निर्धारित व सीमित होता है। तो अगर हमने एक अच्छा परीक्षण बनाया है तो हम उसमें जो टाइम है हम पूरी उसे निर्धारित करेंगे और उसी के हिसाब से उसे प्रशासित करने का हम प्रयास करते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता परीक्षण की लंबाई पर निर्भर करती है। परीक्षण की लंबाई इतनी ही होनी चाहिए जिससे कि उसकी विश्वसनीयता, वैधता प्रभावित न हो। अगर हम अ, समय को बहुत अधिक करें या बहुत कम करेंगे तो इससे हमारी विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित होती है। तो एक हम सही जो समय है जिससे कि ये दोनों बने रहें ऐसा समय हम इसके लिए निर्धारित करते हैं। ऐसा एक भी ये विशेषता इसमें पाई जाएगी। दूसरा है जो फलांक है यानी स्कोर है, कैसे किया जाए वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि परीक्षण की फलांक विधि कठिन है, स्कोरिंग मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उससे प्रशासित करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारी फलांकन विधि सरल है, तो हमें उससे प्रशासित करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम एक अच्छा परीक्षण कहेंगे जिसमें कि फलांकन जो विधि है वो सरल हो। और जो विधि है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए। एक अच्छा परीक्षण वह भी है जिसकी की जो कॉस्ट है वो कम हो। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम सामग्री इसमें यूज़ कर रहे हैं, उनका जो मूल्य है वो हम अधिक ना हो। तो ये भी विशेषता हमारी इसमें होनी चाहिए। एक और बात आती है फेस वैलिडिटी आभासी वैधता भी इसमें हमारी होनी चाहिए। प्रश्नों को परीक्षण समूह की आवश्यकता और रुचि के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है जैसे कि जब आप सेना में जाने वाले युवक हैं, उनके लिए हम जब परीक्षण बनाते हैं तो उसके नॉलेज के साथ-साथ जो सैनिक जीवन है उससे संबंधित परिस्थितियों को भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं। तो हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये आर्मी के सिलेक्शन के लिए हमने ये टेस्ट बना रखा है। उसके बाद तकनीकी विशेषताओं की बात करते हैं। यदि कोई परीक्षण छात्रों के उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है, जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो ऐसा परीक्षण वैध होता है। जो भी हम गुण हम मापना चाह रहे हैं और उसी का ही मापन हो,
जैसे बुद्धि परीक्षण हम माप रहे हैं, तो उस परीक्षण से उसकी मानसिक क्षमताओं का ही मापन हो, न कि किसी रुचि या व्यक्तित्व या किसी और गुण का। तो जब ऐसी विशेषता इसमें पाई जाएगी हमारे टेस्ट में, तो वो एक वैध परीक्षण होगा। हमारे परीक्षण में विश्वसनीयता का भी गुण होना चाहिए। अब विश्वसनीयता क्या होगी? एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर बार-बार प्रशासित किया जाए और फलांकन जो है वो लगभग समान होते हैं। तो ऐसे परीक्षणों को हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर एक परीक्षण को किसी एक बच्चे को हमने आज दिया और सुबह दिया और उसके बाद या शाम को हम फिर से उसी परीक्षण को बच्चे पे दे देते हैं और या फिर हम दूसरे दिन भी दे देते हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा स्कोर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो हमारी जो विश्वसनीयता है वो जाती है और अगर इसमें समानता पाई जाती है तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसका मूल्यांकन करते समय 2 या 2 से अधिक परीक्षकों का निर्णय समान रहता है। तो ऐसे परीक्षण को भी हम अच्छा परीक्षण कहेंगे कि वस्तु हमारे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों पर प्रत्येक परीक्षक पूर्ण अंक प्रदान करता है, जबकि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों में प्रत्येक परीक्षक भिन्न-भिन्न परीक्षार्थियों को अलग-अलग अंक प्रदान करता है। ठीक है? इस प्रकार से स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है और निबंधात्मक प्रश्नों में ये नहीं पाया जाता। निबंधात्मक प्रश्नों के अंकन में आत्मनिष्ठता पाई जाती है। यदि अगर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उसका अंकन 2 परीक्षक करते हैं, तो दोनों एक जैसा ही अंक रखेंगे। सही होगा तो दोनों पूर्ण अंक रखेंगे, 2 नंबर का है तो दोनों 2 ही नंबर रखेंगे। अगर निबंधात्मक प्रश्न है और बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो हो सकता है वो जो परीक्षक है उनमें जब वो अंकन रखेंगे, तो मान लेते हैं अगर वो 10 नंबर का हमने निबंधात्मक प्रश्न रखा है, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो एक परीक्षक ने 8 नंबर रखे, दूसरे ने 9 नंबर रखे या फिर 8.5 हमने रख दिए। ठीक है? तो इसमें भी थोड़ा बहुत ये आत्मनिष्ठता यहाँ पे पाई जाती है। तो हमारा जो परीक्षण है उसमें आत्मनिष्ठता ना होके हमारे ऑब्जेक्टिविटी रखने की हम प्रयास करते हैं, वो एक अच्छा परीक्षण है। एक और विशेषता ये आती है कि हमारा जो परीक्षण है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम सही जो विभेदीकरण है वो कर सकें। यदि अगर हमारा परीक्षण है और उसमें अ, बुद्धिमान सामान्य और जो सामान्य से कम जो परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे हैं उनमें डिफरेंशिएशन कर देता है, तो एक अच्छा परीक्षण है। यानी विविधीकरण के गुण ये बताता है कि प्रत्येक छात्र को उसकी उपलब्धि के आधार पर अ, अंक यानी स्कोर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है? और ऐसा होगा कि यानी जो बहुत अच्छा बच्चा है तो उसके जो अंक है वो अच्छे आते हैं सामान्य बच्चे के सामान्य और उससे कम के कम। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ऐसा टेस्ट बनाया कि जो जो बहुत कम अंक जो सामान्य से कम वाला जो बच्चा है और वो बहुत अधिक अंक लेके आए। ठीक है? यानी हमारा जो परीक्षण है वो इतना ईज़ी हो गया कि वो अंतर कर नहीं पा रहा है और सबके एक जैसे ही अंक आ गए। तो हमारा जो परीक्षण है उसमें प्रश्नों में विविधता आती है जिस वजह से हम ये विभेद कर पाते हैं। दूसरी बात ये आती है प्रमापीकरण। तो हमारा जो परीक्षण है उसमें अगर प्रमापीकरण की प्रक्रिया स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया गया है, तो एक अच्छा परीक्षण है जिसमें कि निर्माण की विधि, कैसे उसे बनाया गया उसकी पूरी प्रोसेस और जो भी सामग्री उसमें यूज़ की गई है और जो स्कोरिंग मेथड है, वो सारा उसमें हम मेंशन रहता है उस अच्छे परीक्षणों में। ठीक है? यानी उसका जो मैनुअल है वो पूरा तैयार रहता है, कैसे इसे बनाया गया है और इसे कैसे इसका प्रशासन किया जाएगा, कैसे स्कोरिंग की जाएगी और स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस में कैसे इसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया है। ठीक है?
तो जब अगर हमारा परीक्षण ऐसा है तो ऐसे परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता दोनों पाई जाती हैं। तो एक हमारा अच्छे परीक्षण की ये विशेषता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगला है नॉर्म्स। तो हमारे जब स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें नॉर्म्स भी हम डिसाइड कर देते हैं। हम नॉर्म्स क्या होते हैं? इसके द्वारा हम अंकों की व्याख्या की जाती है। अगर किसी परीक्षण में बच्चे ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 90 प्राप्त किए, किसी ने 70 किए, तो 70 वाले को हम क्या कहेंगे? 80 वाले को हम क्या कहेंगे? या 90 वाले को हम क्या कहेंगे? ठीक है? या फिर 70 से नीचे वाले बच्चों को हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे जो नॉर्म्स है वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि जितने स्कोर आएंगे उनकी व्याख्या कैसी की जाएगी। तो हमारा जो परीक्षण है उसमें नॉर्म्स होने चाहिए। इसके द्वारा हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना कर सकते हैं। एक बात ये भी आती है कि हमारे परीक्षणों में जो पद है यानी इसे हम क्वेश्चंस कह सकते हैं। टेक्निकल वर्ड्स में हम इसे आइटम या पद कहते हैं, पर हम प्रश्न भी आप इनको कह सकते हैं। परीक्षण में प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें कि कठिनाई स्तर का ध्यान रखा गया हो। ठीक है? हमने बहुत डिफिकल्ट अगर हमने टेस्ट बना दिया है तो वो भी ठीक नहीं है, और इतना ईज़ी बना दिया कि सबके इक्वल मार्क्स आएँ, वो भी ठीक नहीं है। यदि किसी प्रश्न पर अच्छे विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है? और इसी के विपरीत अगर उल्टा हो जाता है तो वो एक अच्छा प्रश्न पत्र नहीं है। तो डिफ़िकल्टी लेवल का भी हम इसमें ध्यान रखते हैं, और वो हमारा एक अच्छा परीक्षण होगा। ठीक है? थैंक यू।